आए हुए हैं मेदांता के स्पेशलिस्ट के साथ में। ये आईएमए का काम जो है वो ये है कि डॉक्टरों को एजुकेट भी करते रहे, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, ताकि नए नए अपडेट्स के बारे में हमें पता लगता रहे। इसके साथ के अंदर ही 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, अर्थात वैश्विक अंगदान दिवस है। और ये जो है अब धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के अंदर भी इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, और हम ये चाहते हैं कि लोगों को इस बारे में जागरूक हों और लोग जो हैं अपना अंग दान जो है वो करें। क्योंकि हमारे मरने के बाद जैसे कि हम दाह संस्कार कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, और उसके बजाय जो हम अगर किसी के लिए दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो आगे किसी के जीवन के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो 8 जनों को इस तरीके से आगे जीवन दान दे सकता है। इस चीज़ को हम प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं कि इसमें अवेयरनेस बढ़े। अब हिसार के अंदर भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट या नेत्रदान का तो पहले से चलता ही रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट का भी शुरू हो गया। और जैसा कि डॉक्टर अरविंद जी हमारे साथ में हैं, ये लंग ट्रांसप्लांट के अंदर काफ़ी इनका पुराना काम चल रहा है। लंग ट्रांसप्लांट का तो ऐसा है कि मैं तो कहूँगा कि शायद आप लोगों ने शायद किसी ने सुन भी नहीं रखा होगा कि लंग ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। कैडावेरी के अर्थात कि मृत शरीर में से ही निकाल के दूसरे में हो पाते हैं, क्योंकि कईयों के अंदर फेफड़ों की बीमारियों कर चलते धीरे धीरे करके फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, या उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी स्थितियों के अंदर उसको सिर्फ बदलने का ही चारा रह जाता है। और ये लंग ट्रांसप्लांट भी मेरे हिसाब से लगभग 10 साल से तो हो गया होगा यहाँ पे चलते हिंदुस्तान में, लेकिन इसकी अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अर्थात कि हड्डियों में जो हमारा खून बनता है उसके बारे के अंदर उसका ट्रांसप्लांट करना। और कुछ हमारी कैंसर की टाइप की बीमारियां हैं, बड़ी एज के अंदर मल्टीपल माइलोमा होता है, जिसके अंदर की हड्डियां बुढ़ापे के 60 साल के बाद में हड्डियां अंदर से गलने लग जाती हैं। या बच्चों के अंदर एक बड़ी गंभीर बीमारी देखी जाती है थैलेसीमिया की, जिसके अंदर की पैदाइशी रोग होता है कि बच्चे के अंदर खून ठीक से नहीं बनता, और ये हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर काफ़ी है ये थैलेसीमिया की बीमारी। तो इन बीमारियों का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, अर्थात जो उसका मैचिंग डोनर है, उसका सिबलिंग, उसका भाई बहन, माता पिता या कोई और मैचिंग है, उसमें से लेके हड्डी में से और खून उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और वो बच्चा जो है आगे उसके अंदर बनने लग जाता है। ऐसे बहुत केसेस हमारे हिसार में भी हैं जिनका कि किसी टाइम पे ट्रांसप्लांट दिल्ली वगैरह में हुआ था। अभी हिसार में तो ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेदांता हमारे हरियाणा का ही हिस्सा है, और इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। गुड़गांव फोर्टिस के अंदर भी चल रहा है, चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर भी हो रहा है, लेकिन ये भी इतना वो नहीं है। इसी तरीके से तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कि आज रात को भी हमारे डॉक्टर्स को इसके बारे में नई जानकारियाँ दी जाएंगी। डॉक्टर अरविंद। ओके, तो आईएमए हरियाणा के प्रेसिडेंट डॉक्टर महाजन, आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर बंसल, आईएमए हिसार प्रेसिडेंट, आप आईएमए हरियाणा भी हैं? हाँ, आईएमए हरियाणा के प्रेसिडेंट डॉक्टर महाजन और आईएमए हिसार के प्रेसिडेंट डॉक्टर बंसल। मैं डॉक्टर अरविंद हूँ। मैं मेदांता में चेस्ट सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांट में चेयरमैन हूँ, और डॉक्टर एसपी यादव हैं, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग में चेयरमैन हैं। तो हम चारों और मेदांता और आईएमए की तरफ से एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर महाजन ने एक बहुत अच्छी भूमिका दे दी कि 2 चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ आए हैं। आईएमए हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी बॉडी है, तो वो डॉक्टर्स की बॉडी को तो रिप्रेजेंट करती है, उनके अधिकारों और वगैरह की तो बात करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मिशन है आईएमए का कि देश में नए नए डेवलपमेंट्स को दूर सुदूर तक डॉक्टरों को अवगत कराना और उस चीज़ को फैलाना। और इसमें आईएमए हरियाणा भी नियमित रूप से डिफरेंट जगहों से स्पेशलिस्ट को बुला करके पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी, जनता की जागरूकता के लिए भी और डॉक्टर्स की जागरूकता के लिए भी ये तरह के प्रोग्राम्स करता रहता है। और उसी सीरीज़ में हम दोनों मेदांता से यहाँ पर आए हैं। हमने अभी दोपहर में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अग्रोहा में वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स, वहाँ के एमबीबीएस स्टूडेंट्स और बाकी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर भी और अंगदान महादान के बारे में भी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और रात को आईएमए हिसार के डॉक्टरों के साथ भी ये मीटिंग है। 2 चीज़ों पर आज हम बात कर रहे हैं। एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसा कि डॉक्टर महाजन ने बताया कि थैलेसीमिया और बाकी और खून की बीमारियों से ग्रस्त होता है,
और दूसरा चीज़ जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, अंगदान इन जनरल। तो हम संक्षेप में आपको पहले डॉक्टर यादव आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जानकारी जो आपके थ्रू हम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। हम टेक्निकल चीज़ें नहीं बताएंगे, हम वो चीज़ें बताएंगे जिससे जनता में जागरूकता बढ़े और लोग समय रहते इस नई पद्धति का फ़ायदा अपने इलाज के लिए उठा सकें। फिर डॉक्टर साहब के बाद फिर मैं आपसे अंगदान के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद डॉक्टर अरविंद एंड आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर SP यादव हूँ, वेदांता हॉस्पिटल में बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ। जैसे कि सर ने बताया कि बच्चों की कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें जैसे कि उनका खून बनना बंद हो गया, बोन मैरो फेलियर। हमारा बोन मैरो खून बनाता है जिसमें वाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स बनते हैं। अगर वो किसी का बनना बंद हो जाए तो ही नीड्स अ न्यू बोन मैरो, और उसके लिए किसी हेल्दी इंसान जिसका ब्लड बन रहा है, जो कि यूजुअली परिवार में एक सगा भाई बहन हो सकता है, उससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और दोबारा से वो स्वस्थ हो सकता है, खून बनने लग सकता है। इसी तरीके से ब्लड की कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बीमारी में सिर्फ लाल खून नहीं बनता, रेड सेल बच्चे के जन्म से नहीं बनते हैं, तो उसको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। और हिंदुस्तान में हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं जिनको थैलेसीमिया की बीमारी है। तो लाखों बच्चे हैं, लाखों पेशेंट्स हैं जो हर महीने ब्लड चढ़ाते हैं, और ना हमारे पास इनफ ब्लड बैंक्स नहीं है, इनफ ब्लड नहीं है इन सब पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, इनका केयर करने के लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से वो परमानेंटली ठीक हो सकते हैं और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जितनी अर्ली एज में 5 साल की उम्र से पहले अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा है, 90 से 95% सक्सेस है प्रोसीजर की, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और वो बहुत लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो थैलेसीमिया एक कॉमन बीमारी है इंडिया में जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है और अवेलेबल है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तीसरा, अगर बच्चे किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें जन्म से उनके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है, ऐसी भी बच्चे पैदा होते हैं जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के, उनके पास बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़ीरो है। तो नया बोन मैरो किसी और हेल्दी इंसान से अगर दिया जाए तो उनके अंदर वो ताकत आ जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इम्यून सिस्टम देता है जिससे आप सारी बीमारियों से लड़ सकते हो। ये बच्चे अगर इनका इलाज ना किया जाए या ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो 1-1.5 साल की उम्र तक गुजर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई ना कोई इन्फेक्शन उनकी जान ले लेता है। तो जितना जल्दी ये डायग्नोज हो जाए और ट्रांसप्लांट हो जाए ठीक हो सकता है। इसी तरीके से कैंसर, ब्लड कैंसर बच्चों में आमतौर पे कीमोथेरेपी से ठीक हो जाता है, पर जो बच्चे रिलैप्स कर जाते हैं, जिनमें कैंसर बहुत स्ट्रांग है और कीमोथेरेपी उसको ख़त्म नहीं कर पाती, उन केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम उस कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जैसे सर ने बताया कि मल्टीपल माइलोमा अडल्ट्स में या लिम्फोमा बीमारियों के लिए ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट मायने खुद का ही बोन मैरो यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो हमारा ब्लड बनना बंद हो जाता है टेम्परेरी, और जैसी दवाई का इफेक्ट जाता है फिर से ब्लड बनना शुरू हो जाता है। पर अगर कैंसर बहुत स्ट्रांग है तो उसको हमें ज़्यादा स्ट्रांग कीमोथेरेपी देनी है, 10 गुना ज़्यादा या 15 गुना ज़्यादा। उस डोज पे आपका ब्लड बनना परमानेंटली बंद हो जाएगा और आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसी कीमोथेरेपी देना सेफ़ नहीं है। तो आजकल पॉसिबल है कि हम पहले से बोन मैरो बाहर निकाल के स्टोर कर सकते हैं, फिर वो बड़ी डोज की कीमो दे सकते हैं 10 गुना ज़्यादा वाली, और बोन मैरो वापस डाल सकते हैं और उससे आप रिकवर हो जाते हैं और आपका कैंसर ठीक हो जाता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा। इसको बोलते हैं ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको दी है, और क्वेश्चंस आपको पूछने हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर अरविंद। पहले आप जो बच्चों में थैलेसीमिया के किस तरह के लक्षण है और माँ बाप इसको किस बहुत तरह अच्छा की सवाल है। तो थैलेसीमिया एक, पहले तो एथनिसिटी कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे पंजाबी कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी है, बंगालीज़ हैं, और कुछ और कम्युनिटीज़ हैं जिनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो कैरियर रेट है, कैरियर मतलब ये आप इसके कैरियर भी हो सकते हैं या बीमारी भी हो सकती है। मतलब आपके अंदर 2 बीटा जीन्स होते हैं, एक बीटा जीन खराब है तो आप कैरियर हैं, और दोनों बीटा जीन खराब हैं तो आपको थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ेगा। तो आमतौर पे जब भी कोई थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप कैरियर होते हैं, दोनों बोथ आर कैरियर्स। तो इसलिए आप पहले से टाइम रहते अपना टेस्ट करा सकते हैं कि आपको थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं है।
तो उसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हर मैरिड कपल जैसे ही वो शादी करते हैं और बच्चा होने से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें कि वो थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर है तो उनको काफ़ी हाई चांस है, 25 से 30% चांस है कि उनका जो बच्चा होगा उसको थैलेसीमिया मेजर बीमारी होगी। और वो माँ के पेट में ही हम टेस्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, आगे गाइड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए लोगों का। स्कूल में बच्चे उनके लिए कैंप्स लगा सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जब भी ब्लड टेस्ट हो तभी उसी वक्त हम थैलेसीमिया का भी टेस्ट कर दें और उनको पता चल जाए कि थैलेसीमिया कैरियर है। और जब वो शादी करें, जो उनका पार्टनर है अगर वो भी थैलेसीमिया कैरियर है, तो उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि कैसे प्रिवेंट करना है कि उनको ऐसा बच्चा ना हो। डॉक्टर साहब, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात जहाँ पे आती है, किडनी के केस के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, खून के रिश्ते का व्यक्ति डोनेट करता है, तो इसमें क्या ऐसी? हाँ, तो ऑर्गन डोनेशन का डॉक्टर अरविंद आपको बताएंगे कि उसमें एक एक्ट है कि आपका रिश्तेदार ही डोनेट कर सकता है और बाहर से नहीं ले सकते और पैसे के लिए डोनेशन नहीं कर सकते। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में नहीं आता है क्योंकि बोन मैरो टिश्यू है, ब्लड की जैसी चीज़ होती है, ये ऑर्गन नहीं है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो देता है वो जैसे खूनदान है वैसा ही है, 100-200 ग्राम देना होता है, वो 1-2 दिन में बन जाता है। तो बोन मैरो डोनेशन एब्सोल्युटली सेफ है, ज़ीरो रिस्क है। जो अपना बोन मैरो दे रहा है उसको कोई रिस्क नहीं है। दुनिया भर में करीब 5 मिलियन 50 लाख से ज़्यादा डोनर हैं जो अपना बोन मैरो देना चाहते हैं। देयर आर रजिस्ट्रीज, लोगों ने अपना नाम लिखवा रखा है कि हम बोन मैरो देना चाहते हैं। तो जब हमारे को परिवार में डोनर नहीं मिलता फुल मैच, मान लो भाई बहन नहीं है, तो हम वर्ल्ड वाइड सर्च कर सकते हैं। हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं कि उसकी बोन मैरो टाइपिंग करते हैं कि क्या टाइप है, और उस रिपोर्ट को हम कंप्यूटर में डालते हैं जिसमें हम सारी रजिस्ट्रीज से कनेक्टेड होते हैं और वो सर्च करके बता देता है कि इन 50 लाख लोगों में से कौन आपका मैचिंग डोनर होगा, और अगर वो डोनर मिल जाए तो हम उससे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इंडिया में दात्री करके एक डोनर रजिस्ट्री है जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं गूगल करके और अपने आप को डोनर बना सकते हैं। और ऐसे DKMS इंडिया है एक और रजिस्ट्री जहाँ पे डोनर बन सकते हैं। करीब 5 लाख डोनर्स इंडिया में हैं जो अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहते हैं, और हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और डोनेट कर सकें। एज 50 साल से कम होनी चाहिए और अडल्ट होना चाहिए 18 ईयर्स। तो बिटवीन 18 एंड 50 ईयर्स के लोग बोन मैरो डोनेशन कर सकते हैं। अगर वो हेल्दी है तो वो बहुत अच्छा होगा। सो ये एक दूसरी चीज़ है। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया को लेकर आपने बात की, तो अभी जैसे काफ़ी पहले से सुन तो रहे हैं इस बीमारी के बारे में, तो ये बड़ी है डाटा अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें, या ये कम हुआ है? देखो, ये जब तक हम सबका टेस्ट नहीं करेंगे तो हम इस बीमारी को होने से रोक नहीं सकते। तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इज़ द आंसर, जो कि गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशंस बहुत सारे डॉक्टर्स ने, थैलेसीमिया सोसाइटीज़ ने भेजी है ये बात। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ इतना कॉमन है, जहाँ जहाँ थैलेसीमिया प्रेवलेंट है, वहाँ सब लोगों का टेस्ट हो जाना चाहिए कि वो थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं है, ताकि जब वो शादी करें, उनके बच्चे हों, तो हम पहले से रोक सकें। साइप्रस एक कंट्री है यूरोप में जहाँ थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये बीमारी मिडिल ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के आसपास ज़्यादा होती है और वहाँ से ही हज़ारों साल पहले इंडिया तक पहुँची है। मे बी जब अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेजन किया तो उनके साथ ही जीन इंडिया में आ गया। तो उस कंट्री ने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग किया कि सबका टेस्ट होना है, वहाँ थैलेसीमिया होना बंद हो गया, ये बीमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप बच्चे पैदा ही नहीं होने देते जिनको ये बीमारी है। तो आपको लगता है एक बड़े स्केल पर इसके लिए भी अवेयरनेस? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट सोच भी रही है इस बारे में, काफ़ी कैंप्स वगैरह लग रहे हैं, पर यूनिवर्सल नहीं है अभी। इतना मतलब नहीं, ये तो है कि बेसिकली ब्लड कैंप लग रहे हैं, बट ये नहीं है कि इसको कैसे हम होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी चल रहा है, जितना डॉक्टर साहब ने कहा इतना तो नहीं हो पाया, लेकिन अब सरकार ने ये कर दिया है और गायनी वालों ने भी, फॉक्सी वालों ने भी ये कर दिया है कि हम सबका खून तो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेक कराते हैं, जिनके अंदर अनीमिया होता है यानी खून की कमी होती है। इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो खून की कमी है। और जो कैरियर स्टेट होती है उनके अंदर जैसे नॉर्मली 12 ग्राम रहना चाहिए, तो उनमें 8-10 ग्राम रहता है। और जो बच्चे जिनके अंदर है, जैसे पूछ रहे थे, पैदा होने के बाद तो वो बढ़ती नहीं है, बढ़ोतरी नहीं होती, उनका खून कम रहता है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि खून की कमी है। उसके बाद आगे उसके लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके देखते हैं कि भाई ये इसके अंदर कैसे ताकि बीमारी है। तो जो ये वाली चीज़ है, फॉक्सी ने और गवर्नमेंट के सेक्टर में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने भी ये शुरू कर दिया है कि जिसके अंदर अनीमिया होता है जिन लेडीज़ के अंदर,
उनके अंदर आयरन की टेस्टिंग और साथ के अंदर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये बल्कि गवर्नमेंट सेटअप में भी होने लग गया है, वो रिकमेंड करने लग गए हैं ताकि उस लेवल के ऊपर पता लग जाए। अगर माँ कैरियर है तो बच्चे को उस हिसाब से आगे देखा, अगर वो निकल के आती है तो उसके फादर को भी चेक कर ले, ठीक है ना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो गवर्नमेंट तो जब करेगी तब करेगी, मतलब वो एक ड्रीम है, बट हम हर हॉस्पिटल में, हर एरिया में थैलेसीमिया फ्री एरियाज बना सकते हैं। मतलब कोई एक जैसे मोहल्ला है, वहाँ पे अगर वहाँ के RW वहाँ के लोगों को अवेयर करें, कैंप लगाएं, उनको बताएं आप अपना टेस्ट करा लीजिए, तो लोग काफ़ी अवेयर हो सकते हैं। तो इट कैन बी अ लोकलाइज माइक्रो कैंपेन्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी हर सिटी में। डॉक्टर साहब, नॉर्थ इंडिया की आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्यों वेदर है, ये क्या रीजन? नहीं, ये जेनेटिक है। जैसे मैंने बताया कि ये मेडिटेरेनियन एरिया से जो लोग इंडिया में आए, उनके साथ ये जेनेटिक बीमारी उनसे इंडिया में आई है। तो नॉर्थ इंडिया में मिक्सिंग है पॉपुलेशन की। पेशेंट्स अगर मैक्सिमम अगर देखो, इंडिया में थैलेसीमिया माइनर बहुत कॉमन है, हर 100 में से 5 लोग थैलेसीमिया माइनर हैं नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि 1 in 20। तो 20 में से एक जना थैलेसीमिया कैरियर है, और वो अगर दूसरे कैरियर से शादी करे तो उनके बच्चे को ये बीमारी होगी, जिसमें लाइफ लॉन्ग ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो मैं लंग की बात तो बाद में करूँगा, बट पहले हम शुरुआत करते हैं अंगदान से। कि आप लोग सवाल पूछेंगे, उससे पहले जो मुझसे पिछली कॉन्फ्रेंसेज में सवाल पूछे गए थे, मैंने उनकी एक लिस्ट बना दी थी, तो मैं उस लिस्ट के अनुसार पहले आपको बोल दूंगा, उसके बाद जो बचेंगे मैं खुशी से उनको आंसर करूंगा। तो जो सवाल मुझसे अब तक पूछे गए हैं वो 7-8 हैं। कि पहली बात, अंगदान क्या होता है, अंगदान की ज़रूरत किसको होती है, रेसिपिएंट कौन होता है, अंगदान कौन कर सकता है, अंगदाता कौन होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, किसके अंगों का दान किया जा सकता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी सक्सेस रेट क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और फाइनली कि इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों, अगर हो ही रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है तो हम बात क्यों कर रहे हैं। तो एक एक करके बहुत जल्दी सबको कर लेते हैं कि अंगदान क्या है। अंगदान एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति जिसका कोई अंग इरिवर्सिबली खराब हो गया है और उसका कोई मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो एक दूसरे नॉर्मल व्यक्ति से लेकर के उस अंग को आपके अंग में लगा दिया गया, इसको हम अंगदान या ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया करते हैं। किस किस अंग के लिए होता है? हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन और लिम्स यानी हाथ और पैर, और आइज, कॉर्निया, ये तो अंग हैं। इसके अलावा टिश्यूज होते हैं, जैसे स्किन है, बोन्स हैं, वैल्व्स हैं, ये सब चीज़ें ये टिश्यूज कहलाते हैं, इनका भी दान किया जा सकता है। तो अंग और टिश्यूज, इन सब का दान किया जा सकता है। तो रिसिपिएंट कौन होता है? प्राप्तकर्ता, वो व्यक्ति जिसका कोई एक अंग इरिवर्सिबली खराब हो गया है। डोनर कौन हो सकता है? डोनर दो तरह के हैं, एक जीवित रिश्तेदार डोनर और दूसरा मृत डोनर। तो जीवित रिश्तेदार डोनर तो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अंग है, मानव अंग प्रत्यारोपण नियम 1994 में बना था, 2016 में वो मॉडिफाई हुआ था, जिसमें सारी गाइडलाइंस लेड डाउन है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी माता पिता, भाई बहन और पत्नी, इनमें से कोई आपको अंगदान कर सकता है। ये तो हुआ जीवित डोनर। जो हमारे कंट्री में करीब 90% अंगदान एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 90% वॉल्यूम वाइज वो लाइफ रिलेटेड काम होता है। दूसरा होता है जिसके बारे में हम आपकी मदद चाहते हैं कि उसकी अवेयरनेस फैलाएं, वो होता है कि कोई व्यक्ति जब मृत हो जाता है, डेथ के बाद हम अपने अंगदान कर सकते हैं। तो डेड डोनर या जिसको हम कैडावरिक डोनर कहते हैं, वो डेड डोनर दो तरह के होते हैं। एक जिसका डेथ हो चुकी है लेकिन हार्ट अभी बीट कर रहा है, उसको ब्रेन डेड हार्ट बीटिंग डोनर कहते हैं, और दूसरा जिसका ब्रेन डेड एंड हार्ट ऑल्सो स्टॉप डोनर होता है। ये दो तरह के डोनर होते हैं। जो पहला वाला है वो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हार्ट बीट कर रहा है तो आप उसको डेड कैसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें उस 1994 एक्ट में जाना पड़ेगा, जिसमें सरकार ने डेथ को फिर से एक संज्ञा दी थी कि अगर किसी व्यक्ति का पूरा मस्तिष्क, और पूरे मस्तिष्क का मतलब
मस्तिष्क का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, अगर ये सारा का सारा इरिवर्सिबली खत्म, डेड हो गया है, जिसकी एक बहुत ही सघन प्रक्रिया है जिसमें 2 न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी लोगों की टीम 6-6 घंटे के इंटरवल पे कुछ टेस्ट करके उसको डिक्लेयर करती है, तो उसके अनुसार अगर किसी की ब्रेन डेड हो गई है तो वो व्यक्ति डेड है, चाहे उसका हार्ट बीट भी कर रहा है। तो इसी लॉ ने अलाउ किया इस ग्रुप को डोनेशन के लिए, जिसके बारे में हम आपकी मदद चाहते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या देश में लाखों में है और डोनेशन जो है उसमें से 0.1% का भी नहीं हो रहा है और लाखों अंग जो दूसरों को जीवन दान दे सकते हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं या बैरी कर दिए जा रहे हैं। एक होता है जिसका हार्ट भी रुक चुका है, लेकिन वो अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसमें ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें ब्रेन डेड हार्ट बीटिंग डोनर होता है, तो इस प्रक्रिया में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक रिसिपिएंट होता है, एक डोनर होता है और तीसरी एजेंसी होती है जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी प्रक्रिया को एक नियमित सुचारू रूप से चलाती है। तो जब भी कहीं कोई डोनर होता है तो उसका एक इन्फॉर्मेशन वहाँ के हस्पताल, जब रिश्तेदार उसका अलाउ कर देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो वो फिर एक नोटो को नोटिफाई किया जाता है या उनके जो स्टेट काउंटर पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है कि भाई ये हार्ट हैं, लंग्स हैं, लिवर हैं, किडनी हैं, पैंक्रियाज हैं, ये ब्लड ग्रुप है, ये डोनर पे है। तो जितने भी वहाँ पर और अस्पताल हैं जहाँ कोई रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है वो सब उनसे मैचिंग होती है, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं और उनको अंग अलॉट होते हैं और फिर उनकी टीम जा कर के वहाँ से अंग को लेती है और उसके बाद फिर लाके उसको लगाया जाता है। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि जो अंग की ज़रूरत वाले लोग हैं जिनको हम रिसिपिएंट कहते हैं और जो अंग दान जो हो रहा है, इनके बीच में ज़बरदस्त डिस्क्रिपेंसी है। हमारे देश में अंग की ज़रूरत वाले लोगों की संख्या लाखों में है, चाहे वो हार्ट फेलियर के केस हों, लंग फेलियर के केस हों, लिवर फेलियर के केस हों, किडनी फेलियर के, पैंक्रियास फेलियर के, इन सब की संख्या लाखों में है। जो डोनर्स हैं, डोनर्स की संख्या तो लाखों में है, लेकिन जो उनमें से डोनेशन के लिए तैयार होते हैं उनकी संख्या हंड्रेड्स में है। तो यहाँ एक तरफ लाखों लोग हैं जिनको अंग की जरूरत है और अंग ना मिल पाने की वजह से हर वर्ष ये लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इधर लाखों अंग हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं जिससे इन लाखों लोगों की जान बच सकती है, लेकिन वो डोनेट नहीं होते, वो या तो क्रीमेट हो जाते हैं या बैरी हो जाते हैं, और इधर अंग वेस्ट हो जाते हैं और इधर अंगों के बिना लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो प्रयास है वो इस तरफ के लाखों अंगों को इस तरफ के लोगों के पास लाने का है। अगर लोगों में अवेयरनेस हो, चेतना हो, जागरूकता हो, तो वो लाखों लोग जो आज अंग दान नहीं करते हैं, कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे किसी कारण से, अनभिज्ञता की वजह से, वो अगर अंग दान के लिए तैयार होने लग जाएं तो वो लाखों लोग जो वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट जिनकी डेथ हो जाती है उनको जीवन दान मिल सकता है। हार्ट, 2 लंग्स, लिवर, 2 किडनीज, पैंक्रियास, ये सब मिलाकर के एक व्यक्ति, जैसा डॉक्टर महाजन ने कहा, अगर एक व्यक्ति डोनेट करे तो 7 से 8 लोगों को जीवन दान मिल सकता है। जीवन देना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन यह एक ऐसा सिचुएशन है जहां अगर किसी की फैमिली में डेथ हो गई है तो वो उस गम की स्थिति से भी 7 से 8 लोगों को जीवन दान दे करके एक सुकून पा सकता है कि हाँ, हमारा रिश्तेदार तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से, उसके नोबल एक्ट की वजह से आज 7 लोग जिंदा हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं हिसार में और जहाँ तक भी आप सबकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच हो, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यह एक स्थिति है जहाँ व्यक्ति को दूसरों को जीवन दान देने की एक सिचुएशन मिलती है और इसमें किसी का नुकसान नहीं होता। इसमें कहा जाता है कि धर्म आड़े आता है, तो हमारे धर्म में जो गणेश जी हैं, अगर आप उनको देखें तो वो शायद अंग दान के सबसे पुराने एग्जाम्पल हैं, जहां ह्यूमन बॉडी के ऊपर
एलिफेंट का सर लगा हुआ है। एक हमारे बहुत पुराने ऋषि हुए थे, ऋषि दधीची, जिन्होंने सबसे पहले दीवनदान किया था। इंद्र महाराज को वज्र अस्त्र बनाना था और उसके लिए उन्हें अस्थियों की जरूरत थी। दधीची ऋषि ने अपने शरीर का दान दिया कि मेरी अस्थियां लो, और उन अस्थियों से इंद्र जी ने वज्रास्त्र बना करके राक्षसों का संहार किया। तो ऐसे बहुत गीता में इसका कई बार वो किया, मतलब इसको मेंशन किया गया है। तो किसी धर्म में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल हो। बहुत से लोगों में ये मान्यता है कि अगर हमने मृत्यु के बाद, मतलब क्रिमेशन से पहले अंग दे दिए, तो अगले जन्म में हम विक्षत रूप में, डिफॉर्म्ड रूप में पैदा होंगे। तो इस जन्म का और अगले जन्म का बॉडी का कोई, जब आपकी बॉडी जल जाती है या क्रिमेट हो जाती है तो आप मिट्टी में मिल जाते हैं। वो जो नया जन्म लेता है वो एक स्पर्म और ओवम के मिलने से नया जन्म होता है। इसका उसका आत्मा के अलावा कोई कनेक्शन नहीं होता, और आत्मा को तो कोई डिफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि डोनेशन से अगले जन्म में हम विक्षत पैदा होंगे। तो ये जो भ्रांतियां हैं जिनकी वजह से लोग नहीं कर पाते हैं, अगर हम इन्हें दूर कर पाएं तो वो लाखों लोग जो आज जिंदगी खो रहे हैं उनको जिंदगी मिल जाएगी। बस आप सबसे इसी बात को लोगों में फैलाने की मैं अपील करता हूँ। थैंक यू। डोनर्स की बात कर रहे हैं, डोनर्स लैक्स में हैं, लेकिन उनको देने वाले जो या यस करने वाले हंड्रेड्स, आपने जो डोनर्स पोटेंशियल डोनर्स हैं, लेकिन वो एक्चुअल डोनर्स में कन्वर्ट नहीं होते। रीजन क्या बात? बिकॉज ये बताया ना मैंने, भ्रांतियां। अरे डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, हमारे अगर हमने अंग दे दिए तो वो विक्षत हो जाएगा, अगले जन्म में पता नहीं वो कैसे पैदा होगा, हमारा तो धर्म अलाउ नहीं करता। हम जी अपने बड़ों से पूछेंगे, बड़े कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इससे तो वो माता आ जाएंगी। ये मतलब इतने शब्द, इतने अजीब अजीब सी चीजें हमको सुनने को मिलती हैं जो सारी अनभिज्ञता है। आप जहां उनको इसकी क्लैरिटी दे देंगे तो लोग, और सबसे बड़ी चीज जो हम कहते हैं कि आप अपने दुख में, वो तो चला गया आपका नियर एंड डियर वन, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब आप बैठेंगे और सोचेंगे कि कोई व्यक्ति का हार्ट, किसी व्यक्ति के लंग्स, किसी के लिवर और किसी की किडनी, किसी का पैंक्रियास, किसी को हाथ आपके नियर एंड डियर वन का चल रहा है, तो कितना आपको उस गम में भी एक सुकून मिलेगा कि चलो हमने किसी को तो जीवन दान दिया। एज ग्रुप क्या कुछ रहता है? जो कहा जाता है कि हम 18 साल से ऊपर और 60 इयर्स तक कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई 18 साल की वो नहीं है। आजकल तो ये यंगर एज ग्रुप में भी हो गया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली साउथ के किसी सेंटर्स पे 4 साल के बच्चे का भी डोनेशन किया गया, जिसके अंगों को एक पीडियाट्रिक बच्चों में ही लगाया गया। कंसेंट की वजह से ये है। कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज, हमारे यहाँ पे ये कम है काफी। देखिए, फॉरेन कंट्रीज में दो चीजें होती हैं। एक तो कुछ कंट्रीज हैं जिनके यहाँ एक नियम है जिसको कहते हैं प्रिज्यूम्ड कंसेंट लॉ, जिसमें यह कहा जाता है कि अनलेस कि उस व्यक्ति ने लिखित रूप में दिया है मुझे अंग दान नहीं करना, एवरी पर्सन इज सपोज टू हैव कंसेंटेड फॉर डोनेशन। यानी हर व्यक्ति ने डोनेशन की कंसेंट दी हुई है जब तक कि उसने लिख करके मना नहीं किया हुआ है। इसको प्रिज्यूम्ड कंसेंट लॉ कहते हैं। तो उसकी वजह से जो भी व्यक्ति ब्रेन डेड है उसको सरकार की तरफ से वो, मतलब हॉस्पिटल को ये अधिकार है, उनको पूछना ही नहीं है कि भाई उसने कंसेंट तो दी हुई है। एक बात। दूसरा जो वहां होता है कि जब लाइसेंस बनवाया जाता है तो उस समय आपसे ऑर्गन डोनेशन के बारे में पूछा जाता है। एक बार अगर आप पूछेंगे और आपने मना किया तो आपको एक काउंसलर आता है जो आपको समझाता है। फिर आपने मना किया तो फिर आपको एक दूसरा काउंसलर समझाता है, और फिर भी अगर आपने मना किया तो आपको यह बताया जाता है कि आपको अगर कभी अंग की जरूरत पड़ी तो आपको पूरे देश में सबसे नीचे की प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जिसको सुन के आप डर जाते हो और फिर आप कहते हो नहीं जी मैं अंगदान करने के लिए तैयार हूं। तो हर लाइसेंस ओनर एक पोटेंशियल डोनर बन जाता है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसमें ये बातें नहीं है। एक पूछा जाता है, लोग ना कर देते हैं, उसके आगे वो चीज नहीं होती। ये बड़ा है पहले से या कम हुआ है? नहीं, थोड़ा सा तो बड़ा है, थोड़ा सा तो बड़ा है, थोड़ा सा तो बड़ा है। हमने एक्चुअली हमने अपील करना शुरू किया है अपने धार्मिक धर्म गुरुओं से।
हमारे देश में मैं और आप अगर किसी को कुछ कहेंगे तो वो माने या ना माने, लेकिन हमारे गुरुजी अगर हमें किसी चीज़ को कहेंगे तो हम उसको अवश्य मानते हैं। ईयरली कितने जरूरत पड़ती है, कितने पेशेंट्स को? लाखों में, लाखों में, कोई फिगर है? सेवरल लैक्स, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग तो रजिस्टर ही नहीं पाते। मैं आपको अगर फिगर जो नोटों पे रजिस्टर्ड हैं वो दूं तो वो एक्चुअल फिगर का 100th भी नहीं होगी, क्योंकि वो हर व्यक्ति जो हमारे पास पहुंच के रजिस्टर होता है उसके पीछे कम से कम 100 ऐसे होते हैं रिसिपिएंट्स जिनको ये पता ही नहीं है कि जी उनका ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो एक्चुअल व्यक्ति जो मर रहे हैं, जिनकी जीवन जा रहा है, वो लाखों में। डॉक्टर साहब, कुछ लोग पहले से अंगदान किए होते हैं, फॉर्मेलिटीज करी होती है, अब अंगदान करेंगे मरने के बाद। कुछ लोग ऑन द स्पॉट कोई डेथ हो जाए, वो उसकी क्या प्रक्रिया भी करना चाहें तो? दो चीजें हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अक्सर ही लोग पूछते हैं कि अच्छा जी हम आपकी बात मान गए, हम डोनर बनना चाहते हैं, बताइए क्या करें। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट मेरा आप सब कवर करें और लिखें कि किसी को भी अगर आज ऑर्गन डोनर बनना है तो बहुत सिंपल है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक ये बॉडी है, नोटो, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को कवर करता है। उनकी वेबसाइट है, आप सिर्फ उनकी वेबसाइट नोटो पर जाइए, वहां ऑर्गन डोनेशन का एक वो आइकॉन है, उसको आप क्लिक करिए। बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, आपका नाम, पिता का नाम, डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह करिए और आपको तुरंत वहां पर एक ई डोनर कार्ड मिल जाता है। आप उसका प्रिंट आउट लेके लैमिनेट करके अपने पर्स में रख लीजिए। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन ये यहाँ नहीं खत्म हुई। इसके बाद इससे ज्यादा जरूरी बात है कि इसके बारे में आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताइए कि मैंने ऑर्गन डोनेशन की प्लेज ली हुई है। भगवान ना करे अगर किसी दिन मेरे साथ अनहोनी हो जाए तो मेरे पर्स में ये कार्ड रखा है, तुम लोग मेरे बिहाफ पे डोनेशन के लिए हाँ कर देना। तो इस सूरत में अगर वो व्यक्ति डोनर होके पहुंचा तो उसकी कंसेंट और साथ में रिलेटिव्स की कंसेंट जो कर देंगे, वो कहेंगे अगर हमारे नियर एंड डियर वन की चाहत थी तो उसकी इच्छा के खिलाफ कौन जाएगा, लोग कंसेंट कर देंगे। लेकिन अगर किसी ने डोनर कार्ड नहीं कायम किया हुआ है तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो डोनेशन के लिए डॉक्टर को कंसेंट दें। डॉक्टर साहब, अभी आपने विदेश का उदाहरण दिया कि वो अगर डोनेट करने की शपथ नहीं लेता है तो उसको नीचे की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति अंगदान की शपथ ले लेता है, अगर भविष्य में उसको जरूरत पड़ी तो क्या इस तरह की मदद भी उस संस्था द्वारा हो पाती है? अभी ऐसा कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। हाँ, अस्पतालों के लेवल पे जैसे मेदांता में है कि अगर किसी की फैमिली ने डोनेट किया हुआ है तो फिर उनको भविष्य में अगर वो कहीं भी मेदांता में किसी कार्य के लिए आते हैं तो उनको एक स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर साहब, डेथ होने के बाद कितने समय में अंगदान मतलब हो सके, कितना समय? तो देखिए, दो तरह के हैं डेथ। एक तो है ब्रेन डेड हार्ट बीटिंग, वहां चूंकि हार्ट बीट कर रहा है तो ऑर्गन्स को ब्लड मिल रहा है। होता क्या है कि इन लोगों का ब्रेन डेथ की वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, तो उनको ब्लड प्रेशर की दवा दे दे करके उनको मेंटेन किया जाता है। उसमें ऑर्गन्स एकदम फर्स्ट क्लास रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, जिनकी हार्ट रुक गया। मान लीजिए कहीं किसी को घर में हार्ट अटैक पड़ा, उसकी डेथ हो गई, उसको कैजुअलिटी ले गए, आसपास में उसको रिकवरी के लिए किया गया, नहीं रिकवर हुआ, रिलेटिव ने कहा जी हम डोनेट करना चाहते हैं। अब इस व्यक्ति को शायद घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया है जब उसका हार्ट रुक गया था। इस 1.5-2 घंटे में उसके सारे अंग नॉर्मल टेम्परेचर पे खून की सप्लाई के बिना है। इसको हम लोग कहते हैं वार्म इस्कीमिया। उसमें वो अंग फिर डैमेज होने लगते हैं। दूसरा एक होता है कि अगर आपका पेशेंट आईसीयू में है और अब एक कोर्ट ने कुछ एक प्रक्रिया शुरू की है कि अगर रिश्तेदार, मान लीजिए उसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है और रिश्तेदार कहें कि साहब आप इसका वेंटिलेटर विड्रॉ करिए, तो उसकी एक लीगल प्रक्रिया है जिसके बाद आप वेंटिलेटर विड्रॉ कर सकते हो। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड डेथ। तो उसमें आप सारा अरेंजमेंट करके ओटी वोटी तैयार करके वेंटिलेटर बंद करते हो और तुरंत पेशेंट को लेके भागते हो। उसमें वार्म इस्कीमिया कम हो जाता है। ये वाला ग्रुप जो है यह यूज हो सकता है। मेन जो चीज़ है डॉक्टर साहब की, वो 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे बड़ी जो मुसीबत आती है वो इस तरह की, मरीज के अटेंडेंट कहते हैं कि हमारा मरीज तो मर रहा है और आप कह रहे हो कि इसका अंगदान कर दे। वो दुख में है और उस टाइम के ऊपर उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी रहते हुए आप पहले प्लेज करें कि मैं अपना अंगदान करना चाहता हूँ और साथ में अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को उनको बताएं कि मैंने ये प्लेज ली है,
ताकि जिस टाइम अगर कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो वो तैयार होने चाहिए कि हमने ये काम करना है। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में बढ़ानी है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हम सबकी ड्यूटी है, करना ही है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% जो है डोनर वही हैं जो अपने परिवार को देते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, असली जीना तो उसी का है। अगर आप अपने जाते जाते भी 7-8 लोगों को ज़िंदगी दे जाते हो तो सही मायने में आप ही जिए। तो ये चीज़ जो है लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये जो डॉक्टर साहब ने पहली वाली बात बोली बताने की, मैं उसका एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे फर्स्ट लंग ट्रांसप्लांट जो हमने किया उसमें हुआ, हरिद्वार में एक फैमिली थी जहाँ एक 13-14 साल का बच्चा था। उसको कहीं से अवेयरनेस थी और वो अपने माता पिता से हमेशा कहता था कि मैं तो डोनर कार्ड बनूंगा, लेकिन उसमें शायद 18 साल की उम्र का वो होता है। तो उसने कहा था जिस दिन मैं 18 का होऊंगा मैं ऑर्गन डोनर बनूंगा। भगवान की जैसी भी इच्छा थी, 14 साल की उम्र पे वो पतंग उड़ाते पे छत से 4थी मंजिल से गिर गया और चोट लगी ब्रेन में और वो ब्रेन डेड हो गया हरिद्वार में। सडनली उसके पेरेंट्स को याद आया कि अरे ये तो हमेशा अंगदान की बात करता था। अब आप देखिए कि उसके डिस्कस करने का क्या असर था कि पेरेंट्स ने कहा नहीं, हमें उस बच्चे की विश को रिस्पेक्ट करना है। वो उसको हरिद्वार से लेके दिल्ली के एक अस्पताल में आए जहां ऑर्गन डोनेशन होता है और वहां आके उन्होंने उसके 7 अंगों का दान किया, जिससे 7 लोगों को ज़िंदगी मिली। हम लोगों ने अपना पहला लंग ट्रांसप्लांट वहीं से डोनर से लिया था। तो ये बात है कि अगर आपने ऑलरेडी अपने रिश्तेदारों को बताया हुआ है, तब जब डॉक्टर जाके उनसे बात करेंगे तो बजाय उनसे लड़ाई करने के फिर उनको ये बात आएगी कि चलो ठीक है, इस व्यक्ति ने तो इसकी इच्छा थी, तो इसकी इच्छा को हम सम्मान देते हुए हम कंसेंट दे देते हैं। जब कंसेंट का रेट बढ़ जाएगा तो डोनेशन का रेट बढ़ जाएगा। एक बात मैं कहना आपने चाहूँगा, देखा होगा जैसे कि हमारे डॉक्टर डी शर्मा जी थे यहाँ पे, ठीक है ना। उन्होंने तो सबसे बड़ा वो किया, उनकी डेथ के बाद में उन्होंने तो मेडिकल कॉलेज को अपनी बॉडी पूरी डोनेट करी। ये जो चीज़ें हैं जो कि अग्रणी होकर लोग करते हैं, वो इसलिए ताकि बाकी लोग भी उस बारे में जागरूक हों, उनको पता लगे कि भाई ये क्या चीज़ है। जैसे कि डिस्कस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कस करने से ही लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है और करनी चाहिए। सिर्फ अपने दुख के अंदर दुखी होते रहने की बजाय किसी को खुशी दे सकें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जैसे मेरे परिवार में मैंने अपना प्लेज किया कि मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूँगा, साथ में मेरी पत्नी है, उसने भी प्लेज किया हुआ है, मेरे भाई बहन हैं, उन्होंने भी प्लेज किया। तो उस वक्त सभी लोग आराम से समझ पाएंगे कि इस चीज़ की क्या महत्वता है। और एक जो बात है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे नोटों की रजिस्ट्री के साथ में, अब जो आयुष्मान का हमारा वो है आभा आईडी, आप सब ने सुना होगा, आभा आईडी बन रही है, सबकी बन रही है और टोटल बन रही है। उस आभा आईडी के अंदर सिर्फ एक आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर है सारा। तो उस बेसिस के ऊपर आभा के उसके ऊपर जो है ABDM इनका पोर्टल है, उसके ऊपर वो रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका आपने अगर प्लेज दे रखी है आधार कार्ड के हिसाब से, आधार कार्ड यूजुअली लोग कैरी करते हैं अपना, तो उसके बेसिस पे पता भी लग जाएगा कि आपने प्लेज कर रखी है। हाँ, उसके अंदर उन्होंने कर दिया उसके अंदर कि आप डोनेशन करना चाहते हैं। नोटों की साइट भी अक्सर ABDM पे ही जाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये तो बात हो रही है, लेकिन क्योंकि आप लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं, तो जैसे कि अभी कोविड भी था तो उस टाइम भी बड़ी चर्चा हुई कि कैसे, तो बस थोड़ा सा संक्षेप में बता दें कि कैसे हम अपने लंग्स को बचा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छे और मेरे बहुत प्रिय टॉपिक पर आप मुझसे ले गए हैं। तो आप लोगों को ना मुझे रोकना पड़ेगा, अगर मैं डिनर टाइम तक बोलता रहूं तो कृपया मुझको रोक दीजिएगा, नहीं तो शिलेश जी को डिनर का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। मैंने तभी कहा कि थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए ब्रीफ में थोड़ा सा, ताकि लोगों को थोड़ा सा। कोविड ने एक बहुत अहम डिफरेंस लाया हमारी मेडिकल फील्ड में। पहले हम सब हार्ट की बीमारियों की बात करते थे, हार्ट। लंग्स को कभी कोई मतलब वो हैं भी तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। कोविड ने सारा फोकस लंग्स पे शिफ्ट कर दिया। अब आजकल हर व्यक्ति लंग के बारे में CT स्कैन, HRCT, ये इवन गांव से आने वाले लोगों को भी जी मेरा HRCT करा दो जरा, वो बड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है कोविड से। कोविड में 3 तरह की चीज़ें हुई। कुछ लोग जिनको बहुत ही माइल्ड डिजीज हुई या लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, और दूसरा एंड जिनको सीरियस इन्वॉल्वमेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई।
लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो बीच में था, जिसको वेरिंग डिग्री ऑफ डैमेज हुआ, लेकिन वो रिकवर किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अपने स्कार्स छोड़ के गया। अब हमारे देश में दूसरी एक बहुत मेजर समस्या है जो लंग को इफेक्ट करती है, और वो है वायु प्रदूषण। अब स्कार्ड लंग के ऊपर अगर 25,000 बार प्रतिदिन प्रदूषित वायु के केमिकल्स की मार पड़ रही है, तो वो लंग फास्टर देन अदरवाइज से वो डिटीरियोरेट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हर महीने, हर हफ्ते हमारे पास पोस्ट कोविड के लोग लंग फेलियर के साथ आ रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण था, है। वायु प्रदूषण अब सबसे बड़ा कारण हो गया। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लूं। मैं लंग कैंसर ऑपरेट करता हूं। 1988 से मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, तब से मैंने शुरू किया है। 1988 में मेरा डेटा जो था उसमें 95% लंग कैंसर के पेशेंट्स स्मोकर होते थे। 50 या 60 की उम्र होती थी, मोस्टली मेल होते थे। आज जो मेरा डेटा है उसमें 50% से ऊपर पेशेंट्स मेरे नॉन स्मोकर्स हैं। जो एज है वो इस समय 40 पे आ गई है। 10% पेशेंट 30s में हैं, और मेरा यंगेस्ट पेशेंट 26 वर्ष का है, यानी कि 1.5 दशक वो पहले हो रहा है। और उससे भी भयानक 40% पेशेंट इस समय लेडीज हैं, नॉन स्मोकर्स फ्रॉम नॉन स्मोकिंग फैमिली। यानी कि लंग कैंसर ज्यादा हो रहा है, नॉन स्मोकर्स में हो रहा है, लेडीज में हो रहा है, और यंगर एज ग्रुप पे हो रहा है। और एक और बड़ा मतलब डेटा में बड़ा एक जिससे धक्का देने वाली बात आई कि 20% पेशेंट्स ऐसे थे जिनको 3 से 4 महीने तक टीबी की दवा मिल चुकी थी, क्योंकि टीबी के सिम्टम में भी खांसी और खांसी में खून आना, और लंग कैंसर में भी खांसी और खांसी में खून आना। अब अगर कोई 34 वर्ष का व्यक्ति खांसी और खून लेके आए तो कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि इसको टीबी होगी। हर आदमी तो हर जगह बायोप्सी नहीं हो सकती। अब उसको अगर कैंसर है तो वो अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से 20% पेशेंट्स 3 से 4 महीने का समय वेट कर चुके हैं। तो ये जो अवेयरनेस है कि अब ये बीमारियां हो रही हैं, इन सब की वजह से लंग्स के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। आज से 10-15 साल पहले हम जो वॉल्यूम लंग फेलियर के केसेस का देखते थे, आज कोविड, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, और एक और बड़ी भयंकर नई चीज आई है, वो है वेपिंग और ई सिगरेट्स, जो स्मोकिंग से भी ज्यादा नुकसान लोगों को पहुंचा रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसको सेफर ऑल्टरनेटिव्स के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। अरे स्मोकिंग नहीं करते हो कोई बात नहीं, चलो वेपिंग करते हैं, ये तो सेफ है ज्यादातर। और खासकर से अनफॉर्चुनेटली ये बच्चों में बहुत प्रचलित है कि रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, आप दिल्ली में जाइए, मॉल्स में जाइए, वहां हुक्का थोक में रखा होता है, और लड़का लड़की सब आकर के गुड़गुड़ करते रहते हैं बिना ये रियलाइज किए कि उसमें जहर जा रहा है। कारण जो सिगरेट है वो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, उसमें पीछे फिल्टर भी होता है। ये जो है इसमें जो कार्ट्रिजेज आती हैं, ये टोटली अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। किसने उसमें क्या मिलाया हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। और मेरे पास कितने सारे केसेस आते हैं जहां बच्चों ने पूरी पूरी रात वेपिंग की और अगले सुबह वो न्यूमोनिया लेके आए और वेंटिलेटर पे गए। अभी परसों ही मैंने एक बच्चे को ऑपरेट किया है, 24 साल के, जिसके दोनों तरफ लंग्स में गुब्बारे जैसी सिस बन गई हैं और लंग्स खराब हो गए हैं, क्योंकि वो 6 साल से कंटिन्यूसली वेपिंग कर रहा है। तो ये वेपिंग एक बहुत नया खतरा उभर के आया है लंग के पेशेंट के लिए। तो कोविड, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, वेपिंग, और हमारी जनसंख्या की उम्र भी अब बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र के साथ लंग के पेशेंट, तो इन सब की वजह से लंग्स के पेशेंट्स की संख्या में बहुत इजाफा हो रहा है। स्मोकिंग तो चलो छोड़ दो, इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन के लिए जो मूल चीज़ है वो हमें एफर्ट्स करके उसको पोल्यूशन को कम करना है। बहुत से लोग मेरे से बहुत सवाल पूछा जाता है कि साहब पोल्यूशन तो चलो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। लोग मास्क के बारे में पूछते हैं। मास्क इज़ ए टेम्परेरी सोल्यूशन। वो भी आप अगर सर्जिकल मास्क पहनेंगे या कपड़े का मास्क पहनेंगे तो कुछ नहीं होता।
N95 को पूरा का पूरा अगर आप कवर करेंगे तो जरूर उससे प्रोटेक्शन मिलता है। मैं ये पूछता हूँ, क्या पूरा देश पूरी जिंदगी N95 लगा के जी सकता है? कहाँ संभव है ये? तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। लोग एयर प्योरीफायर की बात करते हैं, तो एयर प्योरीफायर तो एसी की तरह है। आप कमरा, दरवाजे, खिड़की सब कुछ बंद करके एक लगा दीजिए, तो जितनी देर आप उसके अंदर हैं उतनी देर वो आपको प्रोटेक्शन देगा। अब आप सब इस समय अपने अपने घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो क्या आपके घर का एयर प्योरीफायर इस समय आपको प्रोटेक्शन दे रहा है? अगेन इट्स ए पर्सनल सोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज ए पब्लिक प्रॉब्लम। हम सबको सघन प्रयास करके पोल्यूशन लेवल्स को नीचे लाना होगा। ये टेम्परेरी इश्यूज, स्मॉग टॉवर, एयर प्योरीफायर, मास्क, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को, जैसे मेरे लंग के पेशेंट्स होते हैं, उनको जरूर मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप हाई रिस्क हैं, आपको लंग ट्रांसप्लांट के बाद जब हम पेशेंट्स को घर भेजते हैं तो हम ये सब चीज़ें उनको, वो एक सिलेक्ट ग्रुप है, बट नॉट फॉर द होल कंट्री। योगा या व्यायाम? योगा व्यायाम जरूर है। योगा व्यायाम से क्या होता है कि हमारी लंग्स की शक्ति बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि योगा से वो केमिकल्स का असर खत्म कर देगा तो ये गलत है। ये ऐसे ही होगा जैसे कि आपकी स्किन पे मैं डालूं कि मैं एसिड डाल रहा हूं और कोई ये कहे कि नहीं मैं तो योगी हूं, मेरी स्किन पे एसिड का असर नहीं होगा, तो वैसे ही होगा, जरूर होगा। हर योगी की स्किन पे अगर आप एसिड डालेंगे तो एसिड होगा, ऐसे ही हर योगी के लंग्स पे भी केमिकल्स का असर होगा। योगा से क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली होते हैं, ऐसे बैठते हैं, हमारे लंग्स जो जितनी टोटल कैपेसिटी है हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो योगा और एक्सरसाइज से आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो डैमेज है वो तो होगा ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके।